दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज बात पानी की। कारण भी उसका है, गर्मी दस्तक दे रही है और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि जल स्रोतों में जो पानी है वो कम हो रहा है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात आई बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर। झिरी में वह उद्गम स्थल है और कहा यह जा रहा है कि अब तो वहां से पानी निकलना बंद हो गया। कितना भी सूखा आया, विषम परिस्थितियां आई, उस दौर में भी झिरी के जो उद्गम स्थल है वहां से पानी की आवक होती रही और बेतवा प्रवाहमान रही। अब झिरी में ही सूखा आ गया है और समय कौन सा है? मार्च का। अभी तो अप्रैल, मई, जून और यूं कहें कि जुलाई तक भी पानी की समस्या से लोग जूझते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार नए साल, जिसे हम गुड़ी पड़वा कहते हैं, हिंदू नया साल, उससे एक गंगा जल अभियान शुरू करने जा रही है। ये 3 माह का अभियान है। आखिर मध्य प्रदेश में पानी की क्या स्थिति है? खासकर बुंदेलखंड जैसे इलाके में बीते 3 दशकों से प्रयास हुए, क्या वाकई में तस्वीर बदली या फिर इस तरह के अभियानों में बहुत से लोगों ने बंदरबाट की है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं रविंद्र व्यास जी, बुंदेलखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने जमीनी हालातों को कई दशकों से देखा है। उन्होंने पानी से लेकर जल, जंगल, जमीन पर खास रिपोर्टिंग की है। जनता से जुड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया है। और हमारे साथ है राजन सिंह, जिनका ग्रामीण इलाकों में पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। राजन जी और व्यास जी, आपका स्वागत है। आज हम सिलसिला शुरू करते हैं व्यास जी से। व्यास जी, मध्य प्रदेश में 3 माह का जल संवर्धन संरक्षण अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान कैसा रहेगा ये तो वक्त तय करेगा, क्योंकि 3 माह का अंतराल है। पिछले अनुभव अगर हम आपसे पूछें कि कई तरह के प्रोग्राम चले, अभियान चले, क्या वाकई में कोई तस्वीर आपको बदलती दिखी पानी के मामले में? देखिए, अगर हम अतीत से देखें तो अर्जुन सिंह के समय से ही बुंदेलखंड के जो चंदेली तालाबों के संरक्षण की बात होती रही है और हर सरकार बदली, हर बार एक नए अभियान के साथ एक नए मुखिया सामने आते रहे हैं। पर हालात में बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह से चिंताएं सार्वजनिक मंचों पे व्यक्त की जाती रही हैं, पर वो उस हिसाब से परिवर्तन ज़मीनी धरातल पर नहीं दिखे हैं। ये ज़रूर है कि कुछ थोड़े बहुत काम हुए हैं, पर अच्छे काम हुए हों तो उसकी सब लोग तारीफ़ भी करते हैं। पर कुछ ऐसे काम भी हुए हैं कि जहाँ तालाब की ज़रूरत नहीं है या जहाँ पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप का नहीं है, वहाँ पे तालाब भी बनाए गए। और जिन चंदेली तालाबों की हम बात करते हैं, एक समय अकेले टीकमगढ़ ज़िले में 1100 से ज़्यादा चंदेली तालाब थे। आज उनकी संख्या उंगलियों पे गिनी जा सकती है। हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं और इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है कि हम अपनी जो पूंजी है, जो चंदेली तालाब हैं, इनको, इनके संरक्षण का, पुरानी बावड़ियों के संरक्षण का, कुओं के संरक्षण का, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। आदेश तो होते हैं कि इनके संरक्षण किया जाएगा, पर थोड़ा बहुत उनमें काम होता है। अब आप तालाबों की गाद हटाने का ही काम जो है, आपने बताया कि 30 जून तक चलेगा। अब 15 जून से बारिश हो जाती है जी, और काम अभी तक का जो अनुभव रहा है, वो काम इनके शुरू होते हैं 15 जून से जी। और उससे जो खुदाई, थोड़ा बहुत तालाबों की साफ़ सफाई जो कुछ हुई, और उसके बाद जो कह दिया सब पानी बरस गया, अब तो उसमें सब भर गई। तो एक बड़ा खेल जो है पैसों का इसमें ज़्यादा होता है। अब इसमें 2 चीज़ें, एक और चीज़ देखने को मिल रही है। इसमें बड़े एनजीओ जो है ये कह के कि हम जो है बुंदेलखंड की जल समस्या से निपटा देंगे और तमाम तरह की बातें करेंगे, पर वो भी इस खेल में शामिल हैं। वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन की स्थिति उसमें नहीं दिखी। पन्ना की किलकिला नदी के साफ सफाई के अभियान में
वहाँ के स्थानीय लोगों जी। ने प्रयास किया, जी और जब स्थानीय लोगों ने प्रयास किया तो बड़े नामधारी जल पुरुष कहे जाने वाले लोग बाग भी उसमें जुड़े, पर उसके जी बाद वो यथावत आज भी उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप जी कह रहे हैं कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल सूख जी रहा है, जी दशा तो बुंदेलखंड की केन नदी की भी लगभग वैसी है। जी जी उसमें जो पानी का फ्लो है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। अगर आप और आगे पन्ना के बाद, पन्ना ज़िले के बाद से जो स्थितियां बनती हैं उस केन नदी के में और छतरपुर ज़िले के बाद जी से, तो वो लगभग सूखी स्थिति बनती हैं। कई जगह तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई जगह तो छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे से टाइप के बने हुए हैं, जी उनमें पानी भरा रहता है, उनसे लोग बाग काम चलाते हैं। तो एक जी इसमें एक बड़े व्यापक तौर पर कार्य करने की ज़रूरत है, जिसके एक इन सारे कामों की एक सोशल ऑडिट की भी ज़रूरत है। जी व्यास जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि कई संगठन इससे जुड़ जाते हैं, सरकारी मशीनरी भी इसमें काम करती है। तमाम लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं इस तरह के अभियान एक आय का भी जरिया बन जाते हैं। कुल मिलाकर के लब्बो-लुबाब यही है। बात हम राजेंद्र सिंह से करते हैं। राजेंद्र सिंह मूल रूप से ग्रामीण इलाके की पत्रकारिता कर रहे हैं लंबे समय से, और ग्रामीण इलाकों को उन्होंने देखा है। क्या राजेंद्र सिंह पिछले वर्षों में जो अभियान चले, चाहे दिग्विजय सिंह का पानी रोको अभियान हो, शिवराज सिंह के कार्यकाल का जल अभिषेक अभियान हो, और पिछले 5 साल से भी ये जल गंगा अभियान चल रहा है, क्या आपने बदलते ग्रामीण इलाकों की तस्वीर देखी है? वहां की पानी की समस्या कुछ कम हुई है क्या? इस तरीके से अगर जो पहले के पुराने जल स्रोत रहे हैं, चाहे वो तालाब हो, पुरानी बावड़ियां हो, उनका तो निरंतर कहना चाहिए एक तरह से पतन होता जा रहा है। जो पुराने गांवों में बड़े बड़े कुएं बावड़ियां हुआ करती थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। जो गांव में जो बड़े तालाब हुआ करते थे वो अतिक्रमण का शिकार हैं। योजनाएं हर बार सरकार बदलती है, सरकार के मुखिया बदलते हैं, अलग अलग नाम से योजनाएं आती हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन कितना होता है वो धरातल पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, या यूँ कहें कि नाम मात्र दिखाई देता है। सोशल ऑडिट होती नहीं है, कागजों पे जो भी होता हो, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो निरंतर जितने भी चंदेलकालीन तालाब या बड़े तालाब गाँव में हुआ करते थे, ये जो अभी बचे भी हैं उन्हें देखा जा सकता है कि वो पिछले 2 दशक पहले कैसे थे और आज कैसे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि छतरपुर ज़िले में एक बहुत ही प्रसिद्ध चंदेलकालीन जगह है जिसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, व्यास बदौरा के नाम से है। व्यास बदौरा के जो मंदिर हैं चंदेलकालीन, वो खजुराहो की शैली में ही बने हुए हैं, और उन मंदिरों के से लगा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब को अगर अब देखा जाए तो जब हमने एक बार वहाँ रिपोर्टिंग की थी तो वहाँ के लोगों ने बताया कि इस तालाब को पूरा अतिक्रमण कर लिया हुआ है लोगों ने, उसका रकबा जो है पूरा अतिक्रमित हो गया है। बड़े तालाबों की ये हालात है। एक सिजई गांव पड़ता है, वहाँ भी एक चंदेलकालीन तालाब था, वहाँ पे चंदेलकालीन मूर्तियों के अवशेष भी देखे जा सकते हैं तालाब के बंधान पे, लेकिन वहाँ भी यही हालात है। इस तरीके से जो पुराने तालाब थे उनका संरक्षण कहाँ कर पा रही है जो स्थानीय सरकार है, जो इस तरह से एनजीओ जो इसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, वो कहाँ कर पा रहे हैं। जो पुरानी बावड़ियाँ थी, अभी कुछ दिन पहले आंकड़े आए कि बहुत सारी बावड़ियों को जीवंत कर दिया गया है, उन्हें पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन आंकड़े नहीं दिए गए छतरपुर के जो प्रशासन के द्वारा कि आखिर वो हैं कौन सी, ताकि उनका बस बात वहीं आ जाती है, सोशल ऑडिट कहाँ होता है। पानी की अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पाइपलाइन जरूर डलवाई जा रही हैं, टंकियां बनाई जा रही हैं, लेकिन जो पहले के पुराने जल स्रोत थे उनको संरक्षण और संवर्धन उनका जमीनी स्तर पर होता दिखाई नहीं दे रहा है, और जिसके परिणाम भी ये हैं कि जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे होता जा रहा है। कि जिस तरीके से गांव की बात ही कर लें तो गांव में भी अधिकांश सीसी रोड हो गए हैं, तो जो शोषित करता था वो भी नहीं हो पा रहा है। बाहर जो है पानी एक जगह इकट्ठा होता था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो लगातार स्थितियां
मुझे नहीं लगता कि कहीं स्थितियां बन रही हैं या उनमें कोई सुधार हुआ है। अगर निचले स्तर की बात करें, हाँ कुछ उदाहरण जरूर हो सकते हैं, वो प्रशासन के अपने आंकड़ों में रहते हैं और उन आंकड़ों की वाहवाही भी लूटी जाती है और वो सुर्खियां भी बने। बात सही कही राजन जी आपने कि जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो कहीं ना कहीं हमें सचेत और सजग करने वाली है। व्यास जी, मैं एक चीज और देख रहा था, सरकार के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि बीते 5 साल में इस अभियान के दौरान 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ और यह भी संख्या दी जा रही है कि करीब करीब 38,000 से ज्यादा काम हुए। सवाल एक सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आपका 30 मार्च से 30 जून तक अभियान चलता है, इसका कोई आकलन नहीं होता बाद में, कोई सोशल ऑडिट नहीं होता बाद में, कोई ये ध्यान नहीं देता कि आखिर जो पैसा हमने खर्च किया है वो सही दिशा में खर्च हुआ या नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना कि हमने कुआं खोदा और पानी भर गया और अब हम कैसे कहें कि वहां क्या क्या काम हुआ। हमारे यहां यह भी बात आई थी कि बुंदेलखंड पैकेज जब आया था 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुआ है बुंदेलखंड में, लेकिन जल स्रोत के नाम पर कुटनी डैम एक हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा कोई बड़ी संरचनाएं नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इन अभियानों में सरकार की मंशा बेहतर रहती है? सरकार चाहती है कि पानी की समस्या का निदान हो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग होते हैं वो इसकी बंदरबांट सिर्फ इसलिए कर लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि 15 जून के बाद पानी गिर जाएगा और पानी भर जाएगा तो उनके काम का कोई आकलन नहीं होगा। इस तस्वीर को आप किस तरह से देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा अच्छी होती है और योजनाएं बनाई जाती हैं, तमाम तरह के बजट दिए जाते हैं, पर जिन लोगों को इस योजना का क्रियान्वयन करना है वो कहीं ना कहीं इसमें एक बंदरबांट की स्थिति बनती है उनकी। आप बुंदेलखंड पैकेज के तहत कुटनी बांध बुंदेलखंड का एक मोनूमेंट्स हम लोग कहते हैं कि भैया ये एक तो मोनूमेंट्स है इनका, कोई भी कार्यक्रम हो तो वो सबसे पहले कुटनी बांध ले जाएंगे और उसको दिखा देंगे हमने बहुत काम किया है। बाकी जगह दिखाने की वो ज़रूरत नहीं समझते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाकी जगह हमने कुछ किया ही नहीं, हम दिखाएं क्या। बुंदेलखंड पैकेज के तहत जितने भी स्टॉप डैम बनाए गए उनमें अधिकांश में गेट नहीं होते हैं, उनके भराव की कोई व्यवस्था नहीं है और अब वो एक नॉर्म्स बनाए हैं कि हमें सितंबर तक जो है उसको खुला रखना है। अब पानी जो है सितंबर तक नहीं बरस रहा है तो भैया तुम पहले बंद कर लो, नहीं बोले हमें तो नियम है कि सारा सितंबर तक ही हमें खोल के रखना है, तो पानी पूरा बह जाता है और स्टॉप डैम यथावत रहते हैं। एक बड़ा दिलचस्प मामला तो हमें बड़ा मलहरा में देखने को मिला था, वहाँ एक गांव है केवलारी, उसमें एक स्टॉप डैम बना है पिछले 40 साल से और उस स्टॉप डैम में आज तक एक बूंद पानी नहीं रुका और श्यामरी नदी पे वो बनाया गया था। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत भी की, थक हार के उनने भी अब कहना छोड़ दिया कि भैया जैसा है सो ठीक है। तो ये स्थितियां हैं। अब इनका सोशल ऑडिट से ये लोग इसीलिए कतराते हैं कि हमें इसमें दिक्कत होगी। आपने भी कई बार हमारे साथ दौरे किए हैं और देखे हैं कि एक बड़े सीमित जगह पे एक नहीं 4-4 स्टॉप डैम बने हुए हैं जहाँ पे उनका फ्लो ही नहीं है, जहाँ उनके उतने भराव ही नहीं है, पर एक लाइन में 5-5 स्टॉप डैम देख के खुद लगता है कि पैसों का बंदरबाट किस तरह किया जाता है। इसी तरह की तालाबों की स्थितियाँ, बुंदेलखंड की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप का है कि बहुत कम पैसों में एक अच्छी तालाबों का निर्माण यहाँ हो सकता है पर हम उस दिशा में ना सोचते हैं ना उस दिशा में जाना चाहते हैं। और जिस तरह से तालाबों के निर्माण का प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में तालाब बनाने की घोषणा की थी और कई जगह तालाब बनाए भी गए हैं। इसी तरह एक खेतों पे तालाब बनाने के लिए बलराम तालाब योजना भी चलाई गई थी। पर इसका भी एक सोशल ऑडिट होना चाहिए ना कि भाई आप कहाँ पे तालाब बने, उससे उस किसान को कितना लाभ हुआ, उसके क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया। बलराम तालाब, खेत तालाब, तमाम योजनाएं आती हैं।
क्या वाकई में अगर ये ईमानदारी से बने होते तो पानी का जो स्टोरेज है वो बढ़ता, ना कि नीचे की तरफ जाता। कभी बुंदेलखंड में 100 फीट पे, 150 फीट पे, 200 फीट पे पानी बहुत अच्छा निकल आता था। आज तो 300 फीट से लेकर 700-700 फीट तक कई जगह खुदाई करना पड़ रही, तब पानी निकल रहा है। क्या है वाकई में ये स्थिति? आप आंकड़े अगर जीएसआई जियो हाइड्रोलॉजी के आंकड़े अगर देखें तो निरंतर जल स्तर कम होता चला जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड का जो जमीनी धरातल है और जो स्ट्रक्चर है उसमें बुंदेलखंड ग्रेनाइट रॉक्स के ऊपर स्थित है। जी हाँ, अधिकांशतः ग्रेनाइट रॉक्स हैं। तो अब अगर आपको 100-150 फीट के नीचे जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं वो उसके नीचे पानी होने की संभावना लगभग ना के बराबर रहती है। तो अगर 100-150 फीट पे आपको पानी मिल गया तो मिल गया, वरना उसके बाद आप 1000 फीट भी खोद लीजिए, पानी नहीं मिलने वाला है। ये जियोलॉजिस्टों का भी मानना है। उन कई बार हमारी उनसे डिस्कशन भी इस मामले को लेकर हुआ, तो वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। और जहाँ तक बुंदेलखंड के तालाबों की जो पहले की संरचना है, जो चंदेलकालीन तालाबों की संरचना है, वो बहुत दिलचस्प रहती थी। कि हर तालाब एक दूसरे तालाब से इंटरकनेक्टेड रहता था कि पानी का एक बूंद भी बाहर ना जाए और वो उसमें एक दूसरे तालाब में चला जाए। ओवरफ्लो हुआ, दूसरे में गया, दूसरे से ओवरफ्लो हुआ, तीसरे में गया। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। हम बुरहानपुर की सुरंगों की बात करते हैं पानी के लिए, पर पन्ना में उससे बेहतर स्थिति की सुरंगें पाई गई। वो एक कलेक्टर ने उसका जब उसमें इनिशिएटिव लिया और तमाम तालाब की सफाई की, तो एक कुएं को जब वो साफ कर रहे थे तो उसमें ये पाया गया कि इसका तो कनेक्शन धर्मसागर तालाब से जो बड़ा चर्चाओं में आया था, वो शायद शिव प्रताप ऐसा कुछ नाम है उन कलेक्टर का, जिन्होंने ये अभियान चलाया था। जी, इस तरह के जब अधिकारी आ जाते हैं, वो उनकी खुद की व्यक्तिगत रुचि होती है, तब तो काम होते हैं, वरना। व्यास जी, राजन सिंह से भी पूछते हैं। राजन जी, पंचायतों की क्या भूमिका है? वाकई में जल संरक्षण का काम है, ग्रामीण इलाके में जो सारी ताकत है वो पंचायतों के पास रहती है। क्या पंचायतें अपनी भूमिका निभा पा रही हैं? पंचायतों की बिल्कुल जल संरक्षण की कई सारे काम पंचायतों के नीचे तमाम योजनाएं हैं। खेत तालाब योजना, बलराम तालाब योजना, जिनके तहत वर्षों से काम हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तालाब हैं वो भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पंचायतों की होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि खेत तालाब, बलराम तालाब या स्टाफ डैम, अधिकांश पंचायतों में स्टाफ डैम घोटाला छतरपुर जिले का बहुत व्यापक पैमाने पर पिछले साल चर्चाओं में रहा। इतने स्टाफ डैम मैं बता दूं आपको, लौकुश नगर डिवीज़न में अधिकांश स्टाफ डैम ऐसे थे जो अनुपयोगी थे, अनुपयोगी जगह पर बनाए गए थे, और जो बनाए गए थे वास्तविक जिनका उपयोग हो सकता था वो भी गुणवत्ताहीन थे। कहीं ना कहीं टूट गए, बह गए, लोग उसके फाटक चुरा ले गए। तो उसका कई बार शिकायतें हुई, मीडिया की सुर्खियों में मामला रहा, लेकिन जांचें हुई और जांचें वो ले देकर कहीं ना कहीं निपट गई। अब अगर आज की डेट में स्टाफ डैम जो पंचायत स्तर पे बने थे, तो अगर देखे जाए तो शायद ही कहीं कोई स्टाफ डैम अगर 100 में से 10 जीवंत स्थिति में हो, जो वाकई में जिनसे पानी रोका जा सकता हो, जो उनका उद्देश्य होता, वो शायद ही 10 होंगे, ऐसे 100 में से 10 होंगे। बलराम तालाब की बात की जाए तो यहाँ भी बड़ा खेला होता है। अधिकतर बलराम तालाब तब बनते हैं जब तब खुदाई शुरू होती है, जब बारिश होने वाली होती है, और बारिश हुई और उसमें पानी भर गया तो फिर कोई ऑडिट करने वाला नहीं, और ऑडिट हो भी तो कैसे हो, क्योंकि पानी भर चुका, तो उसका जो राशि है वो बंदर बाट हो जाती है। तो पंचायतों का जो है बात कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है कि भ्रष्टाचार इस कदर टॉप टू बॉटम है। हाँ, कि जो वास्तविक जो क्रियान्वयन होना चाहिए जल संरक्षण या संवर्धन का काम हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में यही होता है कि सिर्फ कागजों में घोड़े दौड़ते रहते हैं, कहानी जस की तस है। जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च से 30 जून तक का ये अभियान शुरू किया है, क्या इस अभियान को 30 मार्च से 30 मई तक नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी काम हुआ है, चाहे नहरों की गाद सफाई का मामला हो, चाहे तालाबों की सफाई का मामला हो, दीगर काम हो,
उनका ऑडिट हो सके, जिम्मेदार अधिकारी वैल्यूएशन कर सकें। क्या कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक तंत्र से जुड़े लोग भी ऐसी तैयारी करते हैं जिससे काम हो भी जाए, उनका जो हिस्सा है वो मिल भी जाए और नजर ही आने लगे कि जैसे बहुत ज्यादा उनने काम कर दिया है? क्या आप सोचते हैं इसको? संदीप जी, एक बात जो आपने कहा कि 30 मई तक होना चाहिए, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय मिले और अधिकारी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, तो भैया इसको बढ़ा के आप 15 जून तक कर लीजिए, क्योंकि 15 जून तक बारिश का माना जाता है कि बारिश आ जाती है। पर इससे सरकार की नीयत, चूँकि ये तय तो जो फाइलें बनती हैं वो अधिकारी ही बना के सरकार के सामने रखते हैं कि भैया ये इस तरह की एक योजना है, इसको शुरू किया जाए। अब इसमें देखना सरकार में बैठे मंत्रियों का काम है कि भैया ये इसकी मंशा क्या है और इसका कैसे हम उसको सही कर सकते हैं, तो ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि 15 जून के बाद तालाब का कोई काम नहीं होना चाहिए। 15 जून के पहले जितने काम हैं वो आपको कर लेना चाहिए। के साथ एक और बात आती है कि जो मान लीजिए बीते सालों में जो आपने अभियान चलाए हैं, उसकी जमीनी तौर पर लोगों से रिपोर्ट क्यों नहीं कलेक्ट की जाए? जमीनी तौर पर अगर रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे तो इनकी पोल खुलेगी, तो खुल जाएगी जी। तो अब इसलिए ज़मीनी तौर पे अब कैसे रिपोर्ट कलेक्ट करें? अब आपको एक दिलचस्प मामला तो ये है कि छतरपुर में जो 7-8 तालाब हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड थे, चंदेलकालीन तालाब माने जाते हैं। उसमें से एक किशोर सागर तालाब है जी, जिसकी ज़मीन का इससे बेहतर उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको कि वो जहाँ तालाब स्थित है, जहाँ लोगों ने आज से 40-50 साल पहले लोगों ने उसके भराव क्षेत्र देखा है, वो आज भी जिंदा है। और अब उस तालाब का जो क्षेत्रफल बताया जा रहा है वो जस्ट अपोजिट दिशा में बताया जा रहा है कि साहब ये खसरा नंबर तो ये वाला है, और बाकायदा इसका जो है तत्कालीन कलेक्टर ने इसको मान भी लिया कि भाई हाँ, हमने जो है भू बंदोबस्त से जो है ग्वालियर वालों से जांच करवाई और फलाना कराया। तो अब इतना बड़ा जब जहाँ पे खेल होते हों तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किस किस तरह के खेल पैसों के लिए नहीं होते होंगे। वाकई में व्यास जी, आपने जो बात कही, राजेंद्र सिंह ने जो बात कही, वो ये बताती है कि सरकार की मंशा अच्छी है, वो पानी की समस्या का निदान चाहती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि बजट आते हैं, लोग खर्च करते हैं, सरकारी मशीनरी खर्च करती है और तमाम संगठन जिन्हें हम एनजीओ भी कहते हैं वो इससे जुड़ जाते हैं। मगर जो बाद में तस्वीर सामने आती है वो ये बताती है कि जब से पानी के बचाने की मुहिमें शुरू हुई हैं, जब से पानी के अभियान चलाने की मुहिमें शुरू हुई हैं, तब से कई इलाकों में संकट बढ़ गया है, जल स्तर हमारा नीचे जा रहा है। अगर वाकई में हमारे अभियान ईमानदारी से किए जाते, सफल होते, तो मुझे नहीं लगता कि जल स्तर नीचे जाता, बल्कि जल स्तर ऊपर आता। क्या वाकई में मोहन यादव सरकार एक अच्छे अभियान के साथ ये भी आकलन करेगी कि बीते सालों में किन लोगों ने कितना पैसा कहां खर्च किया और वाकई में पानी वहां रुका या नहीं रुका, जल स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा, लोगों को उस अभियान से कोई लाभ हुआ, वे संतुष्ट हैं, और वाकई में जमीनी एक रिपोर्ट कलेक्ट कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी जिन्होंने सरकार के पैसे की बंदर बांट की है और जनता को उनका हक नहीं मिला है। दोस्तों, हमें इंतजार करना होगा इस अभियान के समाप्त होने तक। सरकार बताएगी कि आखिर क्या हुआ इस अभियान का। व्यास जी आपका और आयन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नमस्कार।